विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमने एक रूम में ही चारों की बुकिंग करी और हम रूम में पहुंच गए, जहां आज फिर वही बुरा वेटर था। हर बार की तरह आज भी वही खाने और पीने के लिए चीजें थी। वेटर के खाना लाकर रखने के बाद हमने लाल परी का पेग लगाया और प्रदीप के बारे में सोचने लगे। सब खामोश थे और मैं शुभेंदु दा के कही बात को दिमाग में आंकलन करने लगा। महेश बिस्तर पर सो गया। अजय और बॉबी जमीन में एक बेड लगाकर सो गए, जबकि मैं अब भी प्रदीप के बारे में सोच रहा था। कहाँ चला गया प्रदीप? वो शायद मेरी ही वजह से चला गया होगा। मुझे क्या जरूरत थी उससे ऐसी सच्चाई जानने की? मैं तो वैसे भी जानता था कि वो क्या कर रहा है। मुझे क्या जरूरत थी उससे बताने की कि मैंने भुवनेश्वरी से बात की थी। उसने प्रदीप के बारे में क्या बोला था? मैं तो जानता था कि प्रदीप क्या करने वाला है। मैं या तो प्रदीप को उसके घर दुर्ग भेज सकता था या फिर उससे यहीं रहने देता और करने देता जो वो करना चाहे। मैं कुछ गलत काम उसे करने नहीं देता तो वो क्या कर लेता मेरे अनुमति के बिना। मेरे अंडर में जितनी भी रोड कंस्ट्रक्शन की साइट होती थी उसमें कौन क्या करेगा, किसको कहाँ रखना है और काम कैसे करना है, कि जिम्मेदारी के साथ साथ साइट पर काम करने वाले सभी स्टाफ और मजदूरों की सुरक्षा और देखरेख की भी जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूं? मैं ऐसा सोचता हुआ खुद को कहा था। रात के 2 बजने को थे। मैं कमरे की फ्रेंच विंडो पर आकर रुका और बाहर देखने लगा। बाहर देखते हुए फिर मेरे दिमाग में शुभेंदु दा कि मुझसे अकेले में कहीं बात घूमने लगी। मैं अपनी एसयूवी की चाबी लेकर बिना तीनों को जगाए नीचे आ गया। नीचे रिसेप्शन पर कोई नहीं था, पर होटल का मुख्य द्वार खुला था। वहां कोई भी नहीं था। मैं होटल के दरवाजे से बाहर निकलकर एसयूवी से टॉर्च निकालकर होटल के पीछे पहुंचा। मैंने टॉर्च की रोशनी को जंगल की तरफ फोकस किया। मैंने देखा एक कच्ची सड़क जंगल के अंदर जा रही थी। मैं भी उस जंगल में जाने लगा। कुछ दूर पर मुझे एक घर नजर आया जो कि अंग्रेजों के जमाने की लग रही थी, जिस वास्तुकला से थी। ऊंची ऊंची दीवारें और रूफ लकड़ी का बना हुआ। दीवारों में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। उन खिड़कियों से अंदर का दृश्य दिख रहा था। मैं जंगल की झाड़ियों में छुपता हुआ घर के थोड़ा पास पहुंचा, जहां से घर के अंदर का दृश्य साफ नजर आ रहा था, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। घर के अंदर का जो दृश्य मैंने देखा वो ऐसा था। घर के अंदर लाल परी का महफिल सजा था, जिसको मदहोश करने के लिए हुस्न परियां भी थीं। जेम्स उन हुस्न परियों के साथ नाच रहा था। उसके एक हाथ में लाल परी और दूसरे में एक हुस्न परी थी। सोफे पर उसके दोनों दोस्त माइकल और जॉन बैठे जेम्स को झूमता देख रहे थे। उनके साथ एक और इंसान भी था, जिसके यहां होने की मैं सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा इंसान जो खुद को एक सच्चा प्रेमी कहता था। एक ही लड़की को प्यार करता हूं ऐसा कहता था। वो आज हुस्न परी के साथ था। चलो, साथ होने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं मुझे, पर जिन कपड़ों में दोनों थे वो मुझे विचलित कर रही थी। और जैसी उन दोनों की हरकतें थीं वो मैं बयां नहीं कर पाऊंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप ऐसी हरकत नहीं करते हैं। ऐसी हरकत से आप उस लड़की को धोखा नहीं देते हैं, बल्कि आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। कुछ देर पहले मैं जिस इंसान के बारे में सोच सोचकर खुद को कोस रहा था वो तो यहाँ माजे कर रहा है, हुस्न परी के साथ अय्याशी कर रहा है। उधर महेश, अजय और बॉबी मेरे साथ इसको ढूंढने के लिए रात को जंगल में नक्सली इलाके में जाने को तैयार थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। मन तो किया कि घर के अंदर जाकर सबको गोली मार दूं। कोई गवाह भी नहीं मिलेगा किसने मारा है। मैं घर के अंदर जाने ही वाला था कि जैसे मुझे किसी ने रोक लिया और मैं वापस होटल पर आ गया। होटल पहुंचकर घड़ी देखी, सुबह के 3 बज रहे थे। मैं अपनी आदत के अनुसार रोज 3:30 बजे वैसे भी नींद से जग जाता हूँ, इसलिए मैं सोया नहीं। नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली थी। मैं लाल परी का पेग बनाकर सोफे पर बैठ गया और प्रदीप के बारे में सोचने लगा। बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको प्यार की भाषा समझ नहीं आती, उनको तो सिर्फ लात की भाषा समझ आती है। प्रदीप उन्हीं में से था। भुवनेश्वरी ने खूब पहचाना था प्रदीप को। वैसे लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं लोगों को पहचानने में।
मुझे अंदाजा था कि प्रदीप जिस राह पर निकल पड़ा है उसका अंत कैसे होता है। इस राह पर चलने वाले अक्सर किसी गोली का शिकार होते हैं या खुदकुशी ही उनकी मंजिल होती है। मैंने अब सोच लिया था कि मैं प्रदीप को कुछ नहीं बोलूंगा, उसके करने दूंगा जो करना कहता है। उसे उसकी मंजिल मिल ही जाएगी समय आने पर। लाल परी के पेक के साथ मैं सोच रहा था कि जब प्रदीप उसके कर्मों के अंजाम पर पहुंचेगा तब क्या होगा उसके परिवार का। उसके पिताश्री और माँ गांव के सीधे साधे लोग हैं जिन्होंने एक एक पैसा जोर कर प्रदीप को इंजीनियर बनाया। उसकी बहन जो कि इस आस में जी रही है कि वो भी एक दिन उसके भैया की तरह इंजीनियर बनेगी। मैं भुवनेश्वरी से कभी मिला तो नहीं हूं, पर उसकी बातों से लगा कि कभी वो प्रदीप से प्यार करती थी और अब भी वो कहती थी कि प्रदीप पैसों के पीछे न भागकर जितना भी कमाए खुश रहे। यही सब सोचते सोचते कब सूरज की लालिमा क्षितिज पर छाने लगी, समय का ज्ञान ही नहीं हुआ। मैंने तीनों को नींद से जगाया और जल्दी से तैयार होने बोला। इस पर बॉबी बोला, भैया आप और महेश भाई नहा लो, हम भीम जोरी में नहा लेंगे। वैसे भी हमें तालाब या नदी में नहाने की आदत है। महेश भी उनके साथ ही नहाने वाला था, इसलिए मैं नहा कर तैयार हो गया और तीनों को साथ लेकर भीम जोरी पहुंच गए। रास्ते में सब प्रदीप को लेकर चिंतित थे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि कुछ भी बोलेंगे तो मेरा रौद्र रूप देखने को मिलेगा। मुझे लगा था शनिवार होने की वजह से आज गांव में छुट्टी थी, मतलब साइट पर काम नहीं कर सकते। हम भीमजोरी के ढाबे पर रुके और ढाबे पर नाश्ते का आर्डर दिया। मैंने महेश को हॉस्टल भेजा देखने के लिए कि प्रदीप वापस आया कि नहीं। महेश हॉस्टल के लिए चला गया। तब अजय ने याद दिलाया कि ओम प्रकाश और राम साहू आते ही होंगे। हम महेश का इंतजार करने लगे और कुछ देर बाद 2 मोटरसाइकिल ढाबे पर आती नजर आई। मैं समझ गया कि राम, कुशल और ओम प्रकाश पहुंच गए थे। मलाज खंड बाइक पर महेश भी था उनके साथ, और प्रदीप, जिसको मैं देखना भी नहीं चाहता था, वो भी था। चारों के ढाबे पर आते ही सब ने मुझे नमस्कार किया और बैठ गए। मैंने पहले ओम और सबसे उनका हाल चाल पूछा, फिर प्रदीप की तरफ देखता हुआ उससे पूछा, तू कहाँ चला गया था कल और कितने बजे आया? पता है अपना महेश तेरे लिए रात भर नहीं सो पाया, तेरी चिंता में वो रात भर जगता रहा। प्रदीप के चेहरे पर चोरों जैसा भाव था। उसने कहना आरंभ किया, भैया मैं कहीं नहीं गया था, बस एसटीडी पीसीओ पर गया था, पर वहां से फोन नहीं लग रहा था तो मलाज खंड चला गया। वहां पहुंचने पर देखा कि सभी दुकानें बंद थीं। एक एसटीडी मिला, वहां से घर पर बात की। लगभग रात के 10 बजे एसटीडी से निकला, पर किसी ने स्प्लेंडर का सारा पेट्रोल चुरा लिया था, जिसके कारण मैं पैदल स्प्लेंडर को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा जहां कोई नहीं था। इसलिए मैं फिर पैदल ही भीमजोरी आ गया और ढाबे पर रात को 12 बजे पहुंचा। फिर खाना खाकर 2 बजे हॉस्टल आ गया और सो गया। सुबह महेश ने ही जगाया। मैंने कहा, ठीक है भाई प्रदीप, तेरी कहानी पर चाह कर भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। तू कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा है ना, कि तू कहीं पिने बैठ गया हो और हमसे डरकर नहीं बोल रहा है? प्रदीप बोला, नहीं भैया, मैं एकदम सच बोल रहा हूं। आपको क्यों लग रहा है कि मैं कहानी सुना रहा हूं? मैंने कहा, भाई प्रदीप, मैं तेरी कहानी के हिसाब से ही तुझे समझाता हूं, तो तू और तुम सब भी सुनो। प्रदीप, तू हॉस्टल से एसटीडी पीसीओ के लिए ठीक 7:30 बजे हॉस्टल से निकला। एसटीडी पर पहुंचने में तुझे कुछ 2 मिनट का समय लगा होगा, जहां तूने देखा तेरे घर पर फोन नहीं लग रहा है, जिसके लिए तू मलाज खंड मार्केट आ गया। भीमजोरी से मलाज खंड मार्केट आने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगा होगा, मतलब तू मलाज खंड में रात 8 बजे के पहले ही पहुंच गया था। रात के 8 बजे के पहले ही सभी दुकानें बंद हो गई थी। फिर तुझे एक एसटीडी पीसीओ ढूंढने में और 10 मिनट लगे होंगे, मतलब तू रात 8 बजे तक एसटीडी पीसीओ पर था और घर पर फोन किया। जब एसटीडी से निकला तब 10 बज रहे थे, मतलब तू कुल 2 घंटे घर पर बात करता रहा। चल ये भी मान लिया, रात 10 बजे किसी ने तेरी बाइक का पेट्रोल चुरा लिया था। क्यों, यहां तक ठीक हूं ना प्रदीप? वैसे अजय, तुमने कितना पेट्रोल रखा था बाइक की टंकी में जब प्रदीप को दिया था बाइक? अजय बोला, भैया मैं मलाज खंड पहुंचते ही फुल टैंक करके दिया था। तो मतलब प्रदीप, जिस किसी ने भी तेरे बाइक की पेट्रोल चुराई, वो जानता था कि इस बाइक में 9 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल है, इसलिए वो 10 लीटर का जेरी कैन लाया होगा ताकि वो पूरा पेट्रोल चुरा सके जब तक तेरी बाइक पूरी ड्राई नहीं हो जाती। ठीक कहाँ रहा हूं ना भाई? चल ये भी मान लेता हूं, फिर तू पेट्रोल पंप पर पहुंच जहां कोई नहीं था, मतलब 10:30 पर ही पेट्रोल पंप बंद कर दिया था। चल ये भी मान लेता हूं, पर सिर्फ 3 किलोमीटर चलने के लिए तुझे 1.5 घंटे लग गए। कुछ जम नहीं रहा है प्रदीप। खैर जाने दे, क्या करना है,
जब तू सच बोल रहा है तो मान लेता हूं, पर सुबह तुझे महेश ने ही नींद से जगाया तो क्या तू सपने में पेट्रोल डलवाया था बाइक में? प्रदीप कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल निस्तब्ध था। मैं उसकी चुप्पी को करना चाहता था, इसलिए ओम प्रकाश की तरफ मुखातिब होकर बोला, ओम, तुझे यहां भी वही करना है जो करता था, और तुम दोनों को भी वही काम करना है। तुम लोग आ गए हो तो बुधवार से ही काम शुरू करना है। ये बोलते हुए मैं बिना नाश्ता किए ही ढाबे से बाहर आ गया और एक सफेद परी सुलगाई। सबने नाश्ता किया और इस बीच महेश आकर मुझे बुलाता रहा, पर मैं नाश्ता नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। प्रदीप के झूठ ने मेरे उस पर से उसके प्रति भरोसे को झंझोड़ दिया था। मैं महेश और सभी के नाश्ता खत्म होने पर ढाबे में गया और बोला, मैं आज ही दोपहर से पहले तुम सबके रहने का इंतजाम कर दूंगा। मैं अब मलाज खंड में गरेवाल अंकल से मिलकर आता हूं, फिर एक साथ लंच करेंगे। तब तक तुम लोग नहा लो और आज बाजार मेले का दिन है, घूमो बाजार में। ठीक है, मैं आता हूं, बोलकर मैं वहां से चला आया। मैं गरेवाल अंकल के बंगलो पहुंचा तो वह घर पर ही थे, ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे। उनके साथ शुभेंदु दा भी थे। मैं दोनों का अभिनंदन करता हुआ अंकल के पास आया और बोला, अंकल, मैं कल रात को आया था पर आप ड्यूटी पर थे, इसलिए भीमजोरी चला गया था। अंकल ने कहा, हाँ, शुभेंदु ने कहा कि कल रात को तुम जंगल में जाने वाले थे बिना हॉक के जवानों के। वैसे तुम तुम्हारा सूटकेस तुम्हारे कमरे में रख आओ, फिर तुमसे कुछ डिस्कस करना है साइट पर काम को लेकर। मैं कमरे में जाकर सूटकेस रखकर ही वापस ड्राइंग रूम में आ गया। फिर अंकल और शुभेंदु दा ने मुझे स्ट्रैटेजी समझाई कि साइट की पूरी लंबाई में हॉक फोर्स के कुल 12 चौकियां बनेगी और 5 जीप हमेशा साइट पर पेट्रोलिंग करती रहेंगी, क्योंकि नक्सली नहीं चाहते कि कोई रोड बने, ताकि उनका काम जंगल में चलता रहे, जिसके कारण वो कभी भी साइट पर हमला कर सकते हैं, ताकि रोड को या किसी की जान माल को हानि हो और डर कर तुम लोग साइट का काम छोड़कर चले जाओ। पर हॉक फोर्स के रहते उनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। चौकी का काम सोमवार तक पूरा हो जाएगा। अगर तुमको कभी भी जंगल या कहीं भी जाना होगा तो तुम्हारे साथ हॉल फोर्स की एक टीम साथ जाएगी, ताकि तुमको कोई हानि का सामना ना करना पड़े। मैं इस बात पर बहुत खुश हुआ और उनके सामने अपनी चिंता रखी कि मेरे साथियों के रहने के लिए मैं एक घर जो कि साइट से नजदीक हो ढूंढ रहा हूं, जिसका हल भी गरेवाल अंकल ने कर दिया। उन्होंने मेरे सहकर्मियों के लिए हॉक फोर्स के जवानों की क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर अलॉट कर दिया, जहां से साइट यानी कि भीमजोरी का चर्च सिर्फ 1 किलोमीटर ही था। मैंने कहा, अंकल, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, ऐसा शुभेंदु दा ने कल कहा था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बता तो दिया जो खास था। हमारे खबरी ने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है जो मैं तुमको अभी बताता हूं। तुम्हें रुद्र बहुत सावधान रहना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारे सहकर्मियों में से एक है जो कि नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गया है। तुम हो उनके रास्ते में अर्चन और नक्सलियों को उसी ने खबर दी है कि अगर तुमको रास्ते से हटा दिया तो रोड कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाएगा। उसी ने नक्सलियों को बताया कि तुम डरने वालों में नहीं हो, वो अगर तुमको जिंदा छोड़ दिया तो तुम और खतरनाक हो जाते हो, इसलिए सावधान। हर किसी के साथ दोस्ती नहीं करना, हर किसी के साथ खाना पीना मत। क्या पता कौन चंद रुपयों के लिए तुम्हारी जान का सौदा कर बैठे उन नक्सलियों के साथ। अब जाओ, फ्रेश हो लो, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। मैं भीमजोरी आ गया, जहां सभी मुझे ढाबे पर ही मिल गए। मैं उनको तीनों बाइक साथ लेने का बोला और मेरे पीछे आना बोलकर मैं बिना प्रदीप से एक शब्द बोले और ना ही उसकी तरफ देखे एसयूवी लेकर फोर्स के क्वार्टर्स में आ गया। महेश को 10,000 रुपए दिए और बोला, मैं आज से ढाबे पर खाना बंद कर रहा हूं सबका। इन रुपयों से रसोई का सारा सामान खरीद लो और घर पर ही बनाओ और खाओ। साइट पर हम सिर्फ काम के लिए जाएंगे, काम खत्म कर हम सब साइट से घर आ जाएंगे, ठीक है? आज दोपहर का खाना सामान खरीदते समय खा लेना। अब मैं आता हूं, बोलकर मैं वहां से चला आया। अभी बस सुबह के 11 बज रहे थे। मैं अंकल के घर आ गया और एसयूवी पार्क कर मेबल के घर चला आया। नेबल के घर का दरवाजा एक लड़की ने खोला और मुझसे पूछा कि कौन है आप और किन से मिलना है? मैंने कहा, मैं रुद्रनाथ मुखर्जी हूं, डॉक्टर मेबल से काम है, उनको बोलिए रुद्र आया है। वो दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद आई और दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने को बोली। उसने हाथ के इशारे से मुझको सोफे पर बैठने को कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मेबल ड्राइंग रूम में आई। उसको देखकर ही कोई कह सकता था कि
वो रात भर सोई नहीं है, खूब रोई है। वो मेरे पास वाले सोफे पर बैठते हुए एक बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, कैसे हो रुद्र, तुम सेटल हो गए अंकल के घर पर? मैंने कहा, हाँ मैं सेटल हो गया, और कल तुम बिना कुछ बोले ही चली आई। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना कल, या कोई ऐसी बात बोल दिया जिससे तुमको ठेस पहुंची हो? मैं अगर अनजाने में कुछ ज्यादा बोल गया तो मुझे माफ करना। नहीं रुद्र, तुमने कुछ नहीं बोला, वो तो मुझे ही कुछ हो गया था तुम्हारी बात सुनकर। मैं आज तुमको बताती हूँ कि मैं जेम्स और थॉमस से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। मैंने कहा, मेबल पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं शायद जानता हूं वो कारण, पर मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि इस नफरत की आग को मत पालो अपने भीतर, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा था, द्वेष और ईर्ष्या जिसके मन में जलती है उसी को ही जला देती है। इसलिए मैं तुमको कहना चाहता था कि इस नफरत की आग को बुझा दो, इसे जलने मत दो और खुद भी मत जलाओ। जेम्स और उसके भाई थॉमस को उनके किए हुए गुनाहों की सजा खुद भगवान देंगे, इसी धरती पर देंगे। मेबल बोली, रुद्र, तुम नहीं जानते कुछ भी और बिना जाने कहना आसान है, पर जिसके साथ गुजरती है वही समझ सकता है। किसी अपने को जो कि आपके लिए सब कुछ हो, उसको खोने का दर्द क्या होता है। मैंने कहा, हाँ मेबल, तुमने सही कहा, मैंने कभी अपनों को खोने का दर्द नहीं समझा, पर मैं इतना समझ गया हूं कि हमारे पास सही और गलत का चयन करने की समता होती है। ये हम पर है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। आज जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम कौन सा रास्ता चुनती हो। जेम्स को मारकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। जेम्स को मारने का निर्णय करना गलत रास्ते को चुनना होगा, जबकि सही रास्ता यह है कि जेम्स और थॉमस को जीसस के हवाले छोड़ दो। तुम्हारा जीसस उनको सजा देगा। तुम्हारे सामने जिंदगी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत कर रही है। जिंदगी का हाथ थम लो और एक नई दुनिया बसाओ। किसी से मरते दम तक प्यार करो और जिंदगी तुमको तुम्हारे प्यार के बदले ढेरों खुशियां देगी। अब मेबल के मुख पर जो मुस्कुराहट थी वो बनावटी नहीं थी, वो तो उसके अंदर से निकली खुशी थी, जो मुस्कुराहट बनकर उसके होठों से बाहर आने लगी थी। मेबल को ज्ञान देते हुए मैं खुद भी उन ज्ञानवर्धक बातों में ऐसा खोया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब मेबल का हाथ थाम कर उसकी काली आंखों में देखकर ये सब बोल गया था। जब मेबल ने मेरे हाथ को कस कर दबाया, तब मैं ज्ञान की दुनिया से वापस हकीकत में आ गया, और मेबल के चेहरे पर अब खिलखिलाती मुस्कुराहट थी और वो बोली, रुद्र, तुम क्या सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हो? मैंने कहा, नहीं मेबल, चलो अब बहुत हुआ ज्ञान और मेरा पिस्टल वापस करो मुझे। मेबल ने कहा, तुम्ही ने दिया था सेल्फ डिफेंस के लिए और अब वापस मांग रहे हो। अगर मैं नहीं लौटाई तो क्या करोगे? बोलो रुद्र, क्या करोगे? मैंने कहा, मैडम आप एक डॉक्टर हैं, आप लोगों की जान बचाती हैं, ना कि लेती है। पिस्टल आपके हाथ में शोभा नहीं देगा, आपके हाथ में तो ऑपरेशन स्कैल्पल ही ठीक है। मेबल ने कहा, वैसे अब तो तुम हो ना मेरे साथ, ले लो वापस। ऐसे ही देखते देखते साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम आरंभ हो गया था। अब मैं साइट पर काम खत्म कर सीधे घर पर आ जाता था। प्रदीप अब साइट पर कुछ भी काम नहीं करता था। वो अधिकतर समय बाइक से घूमता रहता था। उसका ज्यादातर समय ढाबे पर शराब पीने में जाता था। मैंने उस दिन के बाद से आज तक ना ही प्रदीप को कभी रोका और ना ही कभी टोका। वो जैसे मेरे लिए वहां पर था ही नहीं। प्रदीप भी मुझसे दूर दूर रहता था। वो मेरे सामने कभी नहीं आया, पर उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। देखते देखते 1 महीना बीत गया और वो दिन आ गया जब सब खुशियां मानते थे एक साथ मिलकर। वो दिन था महीने की 30 तारीख। हम सब खुश थे। सबने शाम को घर पर पार्टी करने की सोची थी। वो मुझसे पार्टी की इजाजत मांगने आया और मुझे भी आने का बोला। उस शाम को मैं बस उनके साथ बैठा था, पर कुछ नहीं खाया और नहीं पिया। प्रदीप भी था। वो आज मेरे पास आया और बोला, भैया सबकी पगार आ गई पर मेरा क्यों नहीं किया? मैंने कहा, प्रदीप तू खुद सोच कि तूने क्या किया है। मैं तेरा पगार कैसे दूं तुझे? आज याद आई कि भैया से बात करूं। इतने दिन सिर्फ साइट पर बाइक से घूमने का पगार दूं या तेरे शराब पीने का पगार दूं? तू तो जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी से निकाल दिया गया था। जैसे दिन तू घर पर फोन के बहाने कहीं और गया था। तू तो जैन कंपनी का कर्मचारी है ही नहीं। जा, अब मुझसे बात मत करना। और महेश, ये कल से साइट पर दिखना नहीं चाहिए। अगर मैंने देखा कि ये जैन कंपनी के बाइक से घूम रहा है तो सबको निकाल दूंगा। प्रदीप, जो कि आज सुबह से पिए जा रहा था और शाम को भी महेश लोगों के घर पर पिया था,
उसके पास रखी सब्जी काटने की चाकू को लेकर मेरे पर हमला करने के किए उठा कि अजय ने प्रदीप को दबोच लिया और उसके हाथ से चाकू छीन ली। मैंने कहा, इसको बाहर फेंक दे और आज के बाद दिखा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। उस शाम के बाद प्रदीप कभी दिखा नहीं। ऐसे ही रोड का काम प्रगति पर था और मेरे और मेबल के बीच की दूरी कम होने लगी थी। अब उसको साथ लेकर आता था हॉस्पिटल। मैं सुबह 9 बजे साइट पर आता और ठीक शाम के 5:30 बजे साइट से हॉस्पिटल आता था। मेबल मेरे साथ ही घर जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा और हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मेबल भी उसकी पुरानी जिंदगी भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करने की बातें करती थी। वो अब हर शाम को अंकल के घर पर आने लगी थी, जैसे शायद पहले आती होगी। मैं खाना बनाता और मेबल मुझसे खूब बातें करती थी। उसके सवाल रुकते ही नहीं थे, जैसे एक बच्चा सवाल पूछता ही जाता है। वैसे वो भी एक के बाद एक सवाल करती और मैं उसको ज्ञान की बातें सुनाता। अब गरेवाल अंकल भी रात को ऑपरेशन में शामिल नहीं होते थे। वो ठीक 8 बजे घर आ जाते थे। इसी तरह अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था और 2 महीने बीत गए थे। रोड पर अर्थवर्क का काम भी पूरा हो गया था। अब बारी थी मुरुम से रोड का बेस का काम करने की। मुरुम की खुदाई की खबर जेम्स तक भी पहुंची और उसने पीटर को खुदाई वाली जगह पर भेजा। पीटर उसके कुछ गुंडों को आदिवासी के वेशभूषा में साथ लेकर मुरुम के मैदान में आया। मेरे पास आकर कहने लगा कि जेम्स साहब ने अभी खुदाई का काम रोकने के लिए कहा है। मैंने पीटर से कहा, यह साइट जेम्स के बाप की नहीं है, यहां जेम्स की नहीं मेरी यानी कि रुद्र की चलती है। और पीटर जरा चारों तरफ देख। पीटर ने चारों तरफ देखा और फिर मैंने कहा, क्या देखा? तेरे चारों तरफ सिर्फ मेरे सहकर्मी हैं। यहां जंगल में कोई नहीं। अगर मैं तुझे और तेरे गुंडों को यहीं मार दूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुझे दफनाने के लिए जेसीबी भी है। बोल आएगा तेरा जेम्स तुझे बचाने। पीटर को लगा कि मैं साउथ की मूवी का डायलॉग बोल रहा हूं और वो साइट से चला जाएगा, पर यह कोई मूवी नहीं थी, ये वास्तविक दुनिया की बात थी। पीटर और उसके गुंडों को मैंने वहीं बैठा दिया। आज साइट पर कुछ काम ज्यादा था, क्योंकि एक तरफ मुरुम की खुदाई का काम चल रहा था, दूसरी तरफ साइट पर मुरुम बिछाई का काम जोरों से चल रहा था। मैं कभी साइट पर तो कभी खदान में होता था। फिर खबर आई कि भीमजोरी के चर्च के पीछे एक झार के पास गांव वालों की भीड़ लगी है। ये वही झार है जिस पर नक्सलियों ने गरेवाल अंकल की पत्नी को लटकाया था। मैंने घड़ी देखी, ठीक शाम के 4 बज रहे थे। ये वही समय था जब गरेवाल साहब की पत्नी को लोगों ने लटका देखा था। साइट पे ये खबर फैलते ही सभी काम रोककर चर्च की तरफ भागे। चर्च के पीछे पहुंचकर हमने देखा कि उस झार पर पीटर की नंगी शरीर, जिस पर वैसे ही तलवार के वार किए गए थे, झार से लटक रही थी और एक आदिवासी नक्सली उसके शरीर में वैसा ही लेप लगा रहा था जैसा गरेवाल अंकल के बेटे को लगाया गया था। लोगों के जमा होने के बाद उस नक्सली ने सबके सामने पीटर के गले पर चाकू से एक चीरा लगा दिया। इतने में हॉक फोर्स के जवान भी आ गए थे। उन्होंने उस नक्सली को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, पर किसी ने भीड़ में से उस नक्सली को गोली मार दी थी और जिसने गोली मारी थी उसने साइलेंसर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहां गोली चलने की कोई आवाज नहीं आई। हॉक फोर्स के जवान उस नक्सली की तरफ भागे और जब तक उसके पास पहुंचे वो मर चुका था। गोली सीधे सर पर लगी थी। हम आज शाम के 6 बजे तक साइट पर काम करते रहे, जब तक जेसीबी और डंपर वापस नहीं आ गए। हम सब अब घर के लिए साइट से निकल गए। मैं भीमजोरी के हॉस्पिटल पर पहुंचा, जहां डॉक्टर मेबल पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। वो मेरे एसयूवी में बैठ गई और पूरे रास्ते में चुप थी। मैं भी आज कोई बात नहीं की। घर पहुंचकर वो बाई बोली और उसके घर चली गई। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।